फ्रेंड, दिस इज एस्ट्रो मोदी। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान किसको बोलते हैं। आप सबको मालूम होगा कि बर्थ चार्ट के अंदर जब हम किसी ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर से या किसी से बात भी करते हैं तो हम हमेशा पहला पूछते हैं कि भाई हमारा भाग्य कैसा होगा। तो जन्म कुंडली का सबसे बड़ा जो डेस्टिनी हाउस जिसको हम बोलते हैं और जहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है कि हमारा डेस्टिनी, हमारा भाग्योदय कब होगा, भाग्योदय है या नहीं है, या कौन सी विपरीत परिस्थितियों के बाद भाग्योदय होने वाला है। तो ये सब चीज़ जन्म कुंडली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9th हाउस में होती है। अगर आप देखते हैं कि जन्म कुंडली का 9th हाउस का लॉर्ड अगर बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट में बैठा हुआ है, या मान लीजिए कि जन्म कुंडली का 9th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है किसी का 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में या 10th हाउस में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जन्म कुंडली काफ़ी हद तक पावरफुल डेस्टिनी वाली जन्म कुंडली है, यानी भाग्योदय काफ़ी बड़ा अच्छा होगा इस कुंडली के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी का 9th हाउस के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठे हुए है और उसका लॉर्ड अगर 1, 4, 7 और 10th में नहीं है तो क्या प्रेडिक्शन बाहर निकलता है। पहली बात तो ये कि जन्म कुंडली में अगर भाग्यस्थान में 9th हाउस में अगर कोई शुभ ग्रह, चंद्र या गुरु, शुक्र को भी आज के ज़माने में कलयुग में शुक्र माना जाता है, अगर कोई पावरफुल प्लेनेट बैठा हुआ है, राहु अगर 9th हाउस में, वो भी तो एक अच्छा भाग्योदय देता है। राहु को लोग बोलते हैं कि एक अशुभ ग्रह है, लेकिन आज के कलयुग में राहु ही सबसे ज़्यादा सक्सेस देता है इंसान को। तो अगर आपका 9th हाउस में कोई प्लेनेट है, शुभ ग्रह है, अच्छी बात है, अशुभ ग्रह है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो ज़्यादा सक्सेस देता है कलयुग के अंदर। लेकिन 9th हाउस में अगर आपके कोई प्लेनेट ही नहीं है और 9th हाउस का लॉर्ड 1, 4, 7, 10 जो सेंटर हाउस, जो कुंडली का एक बेस्ड माना जाता है, उसमें भी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन रहता है कि आपको ये रिव्यू करने की ज़रूरत है कि भाई 9th हाउस का लॉर्ड 1, 4, 7, 10 जो सेंटर है, बेस है, उसमें तो नहीं है, तो कहाँ है, ट्रायंगल में है, 1st हाउस, 5th हाउस, या 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस के अंदर है। अगर वो भी नहीं है और फिर मालूम पड़ता है कि नहीं हमारा तो 9th हाउस के अंदर कोई ऑस्पिशियस प्लेनेट भी नहीं है, 9th हाउस के ऊपर कोई ऑस्पिशियस प्लेनेट की कोई डायरेक्ट इफेक्ट अच्छी नहीं है, जैसे गुरु की या जुपिटर की कोई डायरेक्ट इफेक्ट होती है 9th हाउस का। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अगर 1st हाउस में है तो उसकी 9th इफेक्ट डेस्टिनी हाउस में रहती है। गुरु आपका मान लीजिए 3rd हाउस में, तो 7th इफेक्ट डायरेक्टली डेस्टिनी हाउस पे होती है। अगर गुरु आपका मान लो 5th हाउस में है तो भी उसकी इफेक्ट 9th हाउस पे आती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर 9th हाउस का लॉर्ड सेंटर में भी नहीं है या ट्रायंगल में भी नहीं है, तो व्हाट आर दोस हाउसेस लेफ्ट, कौन से हाउस में होगा। हो सकता है आपका 9th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में हो, 9th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में हो, 9th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में हो, 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में। अब ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि जिसका डेस्टिनी का लॉर्ड 2 मीन 2nd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में अगर है तो इंसान को काफ़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और इंसान को काफ़ी स्ट्रगल रहता है। लेकिन मैं ये सब डिटेल में आपको बता सकता हूँ कि ये एक सुपरफिशियल लाइन जो हमें सुनने में मिलती है, या किसी ज्ञानी पंडित जी ने बताई, या किसी हमारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ने भी बताया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें उस बात पे इमीडिएटली जजमेंट नहीं लेना चाहिए कि मेरा 9th हाउस का लॉर्ड काफ़ी वीक है तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊँगा, मेरी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में ही जाएगी। नो, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी हद तक अगर आप रिसर्च करेंगे, 9th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd, 6th, 8th और 12th हाउस में है, उसके बाद भी
काफ़ी कुंडलियाँ मैंने देखी हुई, उसमें भी इंसान का भाग्योदय काफ़ी पावर में रहता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर 9th हाउस का लॉर्ड, डेस्टिनी हाउस का लॉर्ड अगर 2nd, 6 और 8, 12 में होने के बावजूद भी इंसान सक्सेस में आता है, तो इसका रीज़न एक ही है कि उसके नौमांस की कुंडली में 9th हाउस का लॉर्ड का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होगा, या नौमांस कुंडली के अंदर 9th हाउस में कोई ऑस्पिशियस प्लेनेट की इफेक्ट होगी, या नौमांस कुंडली के अंदर 9th हाउस का लॉर्ड ट्रायंगल में होगा। कहीं ना कहीं 9th हाउस का लॉर्ड उसका अच्छे से प्लेसमेंट में होगा। खास तौर पर नौमांस कुंडली में अगर है तो मान लीजिए सक्सेस इज बाउंड टू कम। अब सक्सेस की डेफिनेशन एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो सक्सेस की डेफिनेशन एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू इज डिपेंड ऑन 10th हाउस। आपका 9th हाउस का लॉर्ड काफ़ी पावरफुल है, सेंटर में प्लेसमेंट भी है, लेकिन आपका 10th हाउस वीक है बिकॉज आपका 3rd हाउस वीक है। 3rd हाउस जो इंसान को एक पराक्रम कराता है, एडवेंचर कराता है, हार्ड वर्किंग की एबिलिटी देता है। सो इफ़ यू डोंट हैव दैट एबिलिटी टू वर्क हार्ड, अगर आप में वो एक क्षमता नहीं है काम करने की, हार्ड वर्क करने की, आप लेजी है, तो फिर आपका भाग्योदय कैसे होगा? तो जन्म कुंडली में 9th हाउस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, द मोस्ट क्रिटिकल हाउस इन द बर्थ चार्ट। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि 9th हाउस किसी इंडिविजुअल का पावरफुल होने के बाद उसका भाग्योदय बहुत ही पावरफुल होगा। आई रिफ्यूज टू बिलीव, मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, क्योंकि 9th हाउस के साथ हमें 10th को भी देखना है। 10th हाउस अगर पावरफुल है, हमारे कर्म अच्छे है, लेकिन 3rd हाउस वीक है, तो जहाँ आपकी हार्ड वर्किंग की कोई एबिलिटी नहीं है, आपकी एक एग्रेशन नहीं है, आपके अंदर वो एडवेंचर नहीं है, तो अगर मान लो डेस्टिनी हाउस पावरफुल है लेकिन आपका जन्म कुंडली के अंदर जो पराक्रम का कारक होता है मंगल, वो वीक है, तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी पॉइंट से ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा 9th हाउस बहुत ही पावरफुल है तो आई एम गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग, मेरा ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। अगर 9th हाउस थोड़ा वीक है या उसका 9th हाउस का लॉर्ड वीक प्लेसमेंट में, तो भी कभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरा भाग्योदय कभी नहीं हुआ, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू अदर हाउस ऑल्सो। तो अगर आप 9th हाउस को रिव्यू करते हो तो 10th हाउस को भी कीजिए, 3rd हाउस को भी रिव्यू कीजिए। अगर ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं कि नहीं मेरा 3rd हाउस काफ़ी पावरफुल है, मेरे में वो एक एबिलिटी है टू वर्क हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, मेरा 10th हाउस काफ़ी अच्छा है कि जहाँ मैं एक कर्म योगी की तरह मैं काम करता रहता हूँ, तो मैं मान सकता हूँ। या तो देन आपका जो डेस्टिनी हाउस के लिए आपका जो खुद का एक बिलीफ है कि नहीं आई विल मेक थिंग्स हैपन, तो वो होगा। लेकिन आप कभी भी ऐसे रिव्यू में जल्दी मत सोचिए कि भाई मेरा ये रिव्यू गलत है तो मेरा डेस्टिनी गलत है। नो, आपको अगर एक डिटेल एनालिसिस करनी है तो थोड़ा आप अपनी ही कुंडली के अंदर एक रिसर्च कीजिए, और रिसर्च में ये सब ज़रूरी है कि अगर जन्म कुंडली में भाग्य का कारक गुरु यानी जुपिटर बहुत पावरफुल है, लेकिन जो काम करने का कारक यानी पराक्रम का जो कारक है मंगल, वो वीक पोजीशन में है, तो क्या करेंगे? तो इन दैट केस आपको नहीं कि भाई भाग्य पावरफुल करने के सब सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको उस सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे आप एक गो गेटर और सेल्फ स्टार्टर विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी कैसे बन सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द मंगल। तो दर्शक मित्रों, मेरी आपसे एक ही राय है कि जन्म कुंडली के लिए आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मेरी जन्म कुंडली का भाग्योदय नहीं हो रहा है या भाग्योदय कब होगा, मेरा भाग्य क्यों फेवर नहीं कर रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन मार्स, दैट इज ऑन मंगल। मंगल का प्लेसमेंट पहले देख लीजिए, फिर 3rd हाउस का लॉर्ड का प्लेसमेंट देख लीजिए, 3rd हाउस का में कौन से अच्छे प्लेनेट की इफेक्ट है वो देख लीजिए, क्योंकि पराक्रम हाउस के बिल्कुल सामने ही तो भाग्य का हाउस है। जब तक पराक्रम नहीं करोगे तो भाग्य नहीं बनेगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन द 9th house, please focus on the 3rd house, and please focus on the 10th house too. Have a good one.